गुड मॉर्निंग सेम सिक्स। जस्ट रिजल्ट आया फिफ्थ सेम। और फिफ्थ सेम में रिजल्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि सर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। फिर सप्ली बहुत ज़्यादा दिया है हर पेपर में, उसमें से ज़्यादा कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ज़्यादा मिला। बट ये है कि हम ये बोल सकते हैं हम लोगों का जो ऑफलाइन क्लासेस था, पहले तो ऑफलाइन ही चलते थे उसमें, लेकिन मेजर स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, बट मेजर स्टूडेंट्स क्लियर कर लिए, मतलब बैकलॉग नहीं रहा। तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। सिक्स सेमेस्टर वो आराम से कर सकते हैं। एक दो स्टूडेंट्स, रेयर स्टूडेंट्स जिन लोगों का बैकलॉग कुछ लगा है, लेकिन क्या होता है, एक बैच में सब कोई थोड़ा सीरियस थोड़ी होता है, कुछ स्टूडेंट्स का ही होता है प्रॉब्लम। खैर, वो आ सकता है भाई, अच्छा स्टूडेंट्स को भी आ सकता है, बट एग्जाम हॉल थोड़ा डिपेंड करता है। खैर, आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन करो, सिक्स सेमेस्टर इसमें ना बैकलॉग आए, आपका एक साल बर्बाद ना हो, इसके हिसाब से करते जाओ। और सीरियसली थोड़ा, और कितना दिन, इतना दिन सीरियस पढ़ोगे तो आपका लाइफ में चेंज आ जाएगा, लाइफ में बहुत कुछ, और उसमें क्लियर नहीं कर पाए तो बहुत कुछ क्राइसिस आएगा आपको। इसीलिए बाबू, आप जितना टाइम है इसमें एकदम सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। देखो, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ोगे ना, ये नहीं कि दिन भर रात भर मेहनत करना होगा, एक टाइम लेके शेड्यूल बना लो, डिसिप्लिन हुए से वो टाइम पढ़ते जाओ। बाकी टाइम अपना मस्ती सब कुछ चाहिए भाई, फ्रेश, आपको माइंड को फ्रेश भी करना जरूरी होता है। ऑलवेज पढ़ोगे तो भी कुछ घुसेगा नहीं दिमाग में, और ऑलवेज मतलब इंटरटेन करोगे तो भी कुछ होगा नहीं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। रिफ्रेश करो, फिर आप स्टडी करो, रिफ्रेश करो और टाइम एक कर लो, जो इस टाइम में आज पढ़ेंगे वो शेड्यूल बना लो, उसके हिसाब से करते जाओ प्रिपरेशन। और यस, हम लोग का वीडियो आप पे करो, उसमें क्वेरीज है, आप कमेंट करो कि सर ये प्रॉब्लम, हम लोग आपको गाइड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास जो शुरू करेंगे, आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो लेट अस टुडेज क्लासेस, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे बनाओगे, तो ये समझेगा डिटेल्स। राइट, यस। एक मिनट। तो चैप्टर का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें आपका एक्चुअली 15 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन 5 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, तो टोटल 20 मार्क्स। कैसे 20? एक्चुअली 15 मार्क्स में दो क्वेश्चन दिया जाएगा ऑप्शन में, एक फंड फ्लो और एक कैश फ्लो। अब दोनों में से कोई भी एक अटेंड करोगे। अब बोलो, फंड फ्लो 15, कैश फ्लो 15, जो इजी रहेगा वही करोगे। बट एक 5 मार्क्स का भी मिलेगा, ये दोनों चैप्टर मिला के टोटल 20 मार्क्स है। बट 15 मार्क्स में दोनों चैप्टर से ये क्वेश्चन मिलेगा, कंफर्म है, एक अटेंड करना होगा। और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो कैश फ्लो से भी दे सकता है, फंड फ्लो से भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। तो 5 मार्क्स चाहे फंड फ्लो या कैश फ्लो कोई एक से दे, बट 15 मार्क्स दोनों ही मिलेगा। तो फंड फ्लो कर लोगे तो कैश फ्लो का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन हम लोग दोनों ही करेंगे, ताकि ऑप्शन आपको मिल जाए, और उसमें एग्जाम हॉल में जो लगेगा अरे क्वेश्चन इजी है, कम टाइम में हो जाएगा, उसी को अटेंड करोगे। और दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा फॉर्मेट फॉर्मेट में चेंजेस है। एक्चुअली कैश फ्लो करोगे AS3 के हिसाब से, तो AS3 जो रिकमेंडेशन है वही फॉलो करना होगा। फंड फ्लो में इस तरह रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसमें रिकमेंडेशन भी ना करना होगा। आप समझते हैं क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट? उसके लिए मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ की। बैलेंस शीट ड्रॉ की है, बैलेंस शीट में ट्रेडिशनल फॉर्म में शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं। ये मेरा सारा एसेट्स है, ये इस तरह एसेट्स लिखे, ठीक है, और इस तरह लाइबिलिटीज लिखे। एसेट्स में जितना भी है, इसमें एसेट्स में पहले फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग मशीनरी, इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट एसेट्स है। और नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश, बैंक, लोन एक्सेट्रा। लोन दिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारा करंट एसेट्स होता है। इसका थोड़ा डिटेल्स लिखे, क्यों लिखे अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें 2 साल का, एक 24 का, एक 25 का, 2 साल का लिखे। इसी तरह लाइबिलिटी में भी शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस कंपनी में होता है ना, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस था। और क्या था, और होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व होता है ना, और रिजर्व एंड सरप्लस सेट में। इसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसमें डिबेंचर था कंपनी का 2 साल का। और करंट लाइबिलिटी, इसमें जितना करंट लाइबिलिटी लिखे। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स विद इन ए ईयर आपका उससे कैश मिल जाएगा, इसका लाइफ 1 ईयर मांगते मैक्सिमम। और करंट लाइबिलिटी विद इन ईयर आपको पे करना है। और नॉन करंट और लॉन्ग टर्म चलता है।
और इसी से हम लोग बनाएंगे और कुछ एडजस्टमेंट दिया जाएगा आपको बैलेंस शीट के बाद, उससे आपको प्रिपेयर करना होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो आप समझना होगा फंड क्या होता है, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो समझेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग अकाउंट स्टेटमेंट करते जाएंगे, ठीक है ना। यस, तो अब समझो डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द क्लास। सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन, अगर लिखे डेफिनेशन क्या होगा, पॉइंट वन, ये बैलेंस शीट कम में आएगा, ऑलवेज आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया जाएगा और उसी से करोगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आते, तो तीन टर्म इसमें यूज किए, एक तो फंड बताया है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड बोला फ्लो, और थर्ड बोला आपके स्टेटमेंट। इस तीनों टर्म से डेफिनेशन आ जाएगी, ये तीन समझ ले, आ गया तो डेफिनेशन। फंड क्या होता है, फंड बोलते हैं ना आपका बिजनेस में जितना वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल फंड, ठीक है। मतलब अपना डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए अगर हम ट्यूशन सेंटर चलाते तो इसमें डे टू डे मेरा खर्चा क्या होगा, डे टू डे मेरा इनकम क्या होगा इस ट्यूशन सेंटर से। जैसे आप लोगों से फीस मिलेगा तो मेरा इनकम हो जाएगा, और मेरा अगर जगह रेंट पे ली तो रेंट पे करेंगे, पर हर महीना पे करते जाएंगे। ऑपरेट हो रहा ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहाँ हो रहा है अपना बिजनेस एक्टिविटी, उसमें मेरा इनफ्लो और आउटफ्लो कितना, वो आपका वर्किंग कैपिटल बताएगा, उसके लिए हमको कितना रुपया रखना है, ठीक है ना। तो दैट इज वर्किंग कैपिटल फंड। दूसरा, इसको छोड़ के बाकी जितना है वो लॉन्ग टर्म फंड है। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फंड डे टू डे ऑपरेशन के लिए ना कितना चाहिए, और लॉन्ग टर्म मतलब उसमें हमको कैश कितना देखना होगा लॉन्ग टर्म फंड के लिए। तो फंड मतलब दो चीजें, एक आपका वर्किंग कैपिटल कितना रखना होगा इस फंड में, और कैश कितना रखना होगा, ये हो गया आपका फंड, ठीक है। दो चीज देखेंगे हम लोग फंड फ्लो में, वर्किंग कैपिटल से कितना और आधार से कितना कैश आ रहा है। नेक्स्ट फ्लो, फ्लो मतलब सिंपल इनफ्लो आउटफ्लो। तो फ्लो मतलब इनफ्लो या इसको बोलते हैं सोर्सेस, सोर्स, एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब बोलेंगे एप्लीकेशन, सोर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब एक रिकॉर्ड है लेकिन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सब स्टेटमेंट तो एक ही जैसा नहीं, तो एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करोगे तो दिस इज सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। ये डेली डेली आपको एक स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, पीरियड एंड में जनरली हम लोग ईयर एंड में फाइनल अकाउंट करते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट से एक करेंगे पीरियोडिकल स्टेटमेंट, पीरियोडिकल रिकॉर्ड, स्टेटमेंट में स्टेटमेंट की पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स, ओके। अब पीछे से पढ़ोगे डेफिनेशन आ जाएगी कैसे, so that is fund flow statement is a systematical records, periodical records of inflow मतलब source and outflow application of working capital and cash। तो एक पीरियोडिकल इनफ्लो आउटफ्लो क्या चीज का, वर्किंग कैपिटल का और कैश का। इससे इसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। बोलो अब क्लियर है ना। तो इससे डेफिनेशन आ जाएगा आपका। खैर डेफिनेशन पूछता नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो चाहिए ना क्या होता है फंड। ओके, अब मान लो एक बैलेंस शीट आपको दिए, अभी करंट ईयर बैलेंस शीट दिए 2025, अभी तो ईयर शुरू हुआ, मान लेते ईयर एंड हो गया। तो एक बैलेंस शीट से, ये बैलेंस शीट कहते हैं पोजीशन, आज मेरा क्या पोजीशन, आज बैलेंस शीट बना तो आज ईयर एंड में क्या पोजीशन है, उससे क्या इनफ्लो आउटफ्लो पता चलेगा, नहीं। हम 2 साल कंपेयर करेंगे तभी हमको पता चलेगा ना इनफ्लो या आउटफ्लो। इसीलिए 2 इयर्स बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा, लास्ट ईयर और करंट ईयर, ऑलवेज प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, दो से कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कुछ इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें एक एक पॉइंट को पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स, लास्ट ईयर लिए थे एग्जांपल 5 लाख था और करंट ईयर 6 लाख हो गया, बोलो बढ़ गया ना। तो बढ़ गया मतलब कुछ तो खरीदे होंगे, और खरीदे तो पैसा तो गया ना, तो मेरा ये आउटफ्लो है। अगेन फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, हो सकता है कुछ एसेट्स बेच भी दिए थे, पुराना न्यू खरीदे,
पुराना बेच के कुछ कैश भी तो आया था ना, तो इनफ्लो भी था। तो इससे देखेंगे फिक्स्ड एसेट से कितना, एक एक एसेट्स लायबिलिटी देखना होगा। फिक्स्ड एसेट से कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स था, उसमें भी 1 लाख से 80 डिक्रीज हो गया। तो क्यों डिक्रीज हुआ, उसका रीजन देखेंगे, उसके हिसाब से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो देखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखे थे, 2 लाख से 250 बढ़ गया, तो श्योर इससे कुछ इनफ्लो आया, सॉरी आउटफ्लो, कुछ खरीदे तभी ना बढ़ गया ना, खरीदे तो पैसा गया। तो एक एक एलिमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेक करोगे, उसमें चेंज, उसका चेंज आने का रीजन क्या, वो सारा फाइंड करोगे और फाइंड करके फंड फ्लो में लिखते जाओ। तो सारा एसेट्स और लायबिलिटी का देखना होगा। बोलो क्लियर है ना? यस। बट एक चीज, इसमें वर्किंग कैपिटल भी तो एक फंड है। मैंने बोले थे ना वर्किंग कैपिटल एक फंड है। ये जो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एक अलग स्टेटमेंट करेंगे इस बैलेंस शीट से ना। इस बैलेंस शीट से हम सारा करंट एसेट्स को अलग कर लेंगे, जितना करंट एसेट्स लिखे थे इसको मार्क कर देते, सारा करंट एसेट्स, इसमें और देखना नहीं है। ये सारा करंट एसेट्स को हम अलग कर लेंगे, इसको लिए अलग से एक स्टेटमेंट बना लेंगे, ठीक है। और जितना करंट लायबिलिटी लिखे इसमें, जितना करंट लायबिलिटी लिखे, ये जो करंट लायबिलिटी लिखे ना, इसमें भी सारा करंट लायबिलिटी के लिए एक स्टेटमेंट, दैट इज वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, उससे पता कर लेंगे। तो मतलब टोटल एसेट्स लायबिलिटी एक एक नहीं देखना है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी अलग से बना लोगे, उससे नेट कितना इनफ्लो आउटफ्लो देखना होगा। उसको छोड़ के जितना एसेट्स लायबिलिटी है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, रिजर्व, कैपिटल, ये सब से भी देखेंगे कितना इनफ्लो आउटफ्लो, ठीक है ना। तो वो बाकी सबको कैश, बाकी सबसे कैश देखोगे, इसमें भी वर्किंग कैपिटल में भी कैश देखेंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल का एक अलग से स्टेटमेंट बनाओगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट चेंजेस, ठीक है। उससे कितना चेंज, उससे कितना इनफ्लो आउटफ्लो अलग से करो। तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स में सारा लेंगे, लेकिन करंट लायबिलिटी में ना दो आइटम को एक्सक्लूड करेंगे अभी फिलहाल। कौन सा दो आइटम एक्सक्लूड करेंगे ना, ये लास्ट टू लिखे, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर है और डिविडेंड पेबल है, इसमें फंड फ्लो में अलग से डिस्क्लोज करने के लिए बोला, इसके लिए पेमेंट ही होगा। डिविडेंड अलॉयज हम लोग होल्डर्स को पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिला वो अलग है, वो इसमें नहीं देखना। लेकिन कंपनी अपना होल्डर्स को जो डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अलॉयज देते हैं ना, तो वो कितना पे की वो देखा जाएगा। और टैक्स, टैक्स भी तो कंपनी गवर्नमेंट को देंगे, क्या गवर्नमेंट टैक्स देगा कंपनी को? नो। तो इस पे कितना टैक्स पे होगा वो भी देखेंगे। ये दोनों पेमेंट अलग से फंड फ्लो में दिखाएंगे, वर्किंग कैपिटल से बाहर रखेंगे। क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल के लिए सारा करंट एसेट्स लेंगे, करंट लायबिलिटी में दो आइटम को छोड़ेंगे, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल, इसको छोड़ दो, बाकी सबको लेके एक स्टेटमेंट बनाओगे और उससे मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल से मेरा कितना फंड इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। बोलो क्लियर है? तो अब आ जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट जो बनेगा, कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, डेफिनेशन हो गया था। अब आ जाते स्टेटमेंट में, तो नेक्स्ट लिखो सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को लेकर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये लिखोगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो कहते हैं ना फंड का एक पार्ट है, तो वर्किंग कैपिटल से कितना फंड इनफ्लो आउटफ्लो अलग से कर लोगे, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड, और द ईयर एंडेड, करंट ईयर, करंट ईयर डेट 25, तो ये 2025 लिखोगे, प्रीवियस ईयर नहीं। एक्चुअली चेंज देखेंगे प्रीवियस ईयर से ही करंट ईयर का, ठीक है, मतलब चेंजेस करंट ईयर का कितना है वो देखेंगे। यस, लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, कैसे करो चेंजेस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एक सीरियल नंबर। और चेंजेस के अंदर दो, एक कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज। 2 साल कंपेयर करोगे तभी ना पता चलेगा, इसीलिए इसमें एक बैलेंस शीट से कभी कर नहीं सकते हो। 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और उसी से करते जाओ, राइट? यस। तो एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या हो गया आपका, सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर। फिर पर्टिकुलर्स लिखो, आइटम्स लिखो, व्हाटएवर, ये आपका प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर एज पर आवर एग्जाम्पल 2024 था, और ये आपका करंट ईयर मतलब 2025, और ये जो लास्ट में है यहाँ ऊपर लिखो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नॉट एसेट्स लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बट इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो उसमें इंक्रीज है तो इंक्रीज फर्स्ट कॉलम, इंक्रीज कॉलम, और ये आपका डिक्रीज कॉलम। कितना अमाउंट से इंक्रीज हो गया और कितना अमाउंट से डिक्रीज हो गया, ये लास्ट टू कॉलम्स में। और कभी कभी एक्चुअली इंक्रीज डिक्रीज दे देता था 5 मार्क्स में, यही स्टेटमेंट पूछता है, तो आपको उसमें इंक्रीज डिक्रीज कॉलम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए। और जहां फंड फ्लो दे रहे ना, हो सकता है इंक्रीज डिक्रीज नहीं भी करोगे हो जाएगा उसमें, बट कभी अलग से पूछेगा 5 नंबर तो उसमें, तो इसलिए कंप्लीट स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब हम उसी बैलेंस शीट को लेंगे, जो भी करंट एसेट्स था और लाइबिलिटीज था उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब पॉइंट 1, तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बोले थे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो फर्स्ट हेड लिखो 1 करंट एसेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करंट एसेट्स था, इस क्वेश्चन को देखो क्लियर हो जाए। टॉप से लेके करंट एसेट्स से, नॉन करंट को देखना नहीं है, लॉन्ग टर्म एसेट्स देखना नहीं। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड, आउट एक्रूड इनकम, ये सारा करंट एसेट्स लास्ट ईयर कितना, करंट ईयर कितना, वो लिखते जाओगे, चेंजेस देखते जाओगे, राइट। यस, तो स्टॉक था 150 एंड 120। स्टॉक करंट एसेट्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, स्टॉक। जितना भी करंट एसेट्स है ना वो लिखते जाओगे। लास्ट ईयर कितना था 1,50,000, करंट कितना हो गया 1,20,000। अब बोलो ये डिक्रीज हो गया ना, तो डिक्रीज 30 से, तो डिक्रीज कॉलम में लिख दोगे 30। एक्चुअली ये डिक्रीज वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स डिक्रीज होने से ना वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए डिक्रीज कॉलम में लिखे। और लायबिलिटी में ठीक उल्टा, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज को इंक्रीज में लिखेंगे, इंक्रीज को डिक्रीज में, ठीक है। क्यों होता है आगे लॉजिकली समझाएंगे, पहले फिलहाल एसेट्स है तो इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज कॉलम में लिखोगे, डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज कॉलम में लिखोगे, कितना डिक्रीज कितना इंक्रीज, राइट। यस, इसके बाद था डेटर्स। डेटर्स एक बार उसी में आ जाओ फिर। डेटर्स था एक 2 लाख और 220, डेटर्स था। लास्ट ईयर कितना डेटर्स था 2 लाख, तो लास्ट ईयर में लिख लेते 2 लाख। अब करंट ईयर में 220, तो बोलो इंक्रीज हो गया ना, यस, कितना से 20,000। तो ईच एंड एवरी करंट एसेट्स लिखते जाओगे, इंक्रीज तो इंक्रीज कॉलम में, डिक्रीज तो डिक्रीज कॉलम में। अब बार बार नहीं बोल रहे हम, अब लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बी आर, बिल रिसीवेबल, 10,000 10,000 दोनों में इक्वल था, बिल्स रिसीवेबल बी आर। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी 10,000, करंट ईयर में भी 10,000, तब तो इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है, चेंजेस है नहीं। फिर क्या था, कैश एंड बैंक, पीआर के बाद कैसेट बैंक 25-35, कैसेट बैंक, कैश एंड बैंक। लास्ट ईयर भी था 25,000, 25,000 है। एक बार फिर लिख लेते, लास्ट ईयर इट वाज 25,000। कितना था बोलो, 25,000। क्वेश्चन में मिलेगा जो वही लिखोगे, इसमें मैंने एग्जाम्पल इमेज करके रखे थे ताकि आपको समझ में आ जाए जिससे। और 35 हो गया, फिर 25 से कितना हो गया 35। बताओ इंक्रीज हो गया ना 10,000 से, 10,000 इंक्रीज कॉलम में लिख दोगे। फिर कैसेट बैंक के बाद और क्या दिए थे, लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। तो लोन्स एंड एडवांस जितना भी करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है, वो इसमें आना आ जाएगा, ठीक है ना। यस, तो लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस। तो लोन्स एंड एडवांस है कितना का, लोन्स एंड एडवांस है 20,000 15,000, 20,000 लास्ट ईयर और 15,000 करंट ईयर, तो डिक्रीज हो गया सर 5,000। यस, डिक्रीज कॉलम में लिख दो। और क्या था लाइबिलिटी में, सॉरी एसेट्स में,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40 से 30, ये भी डिक्रीज हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विद इन 12 1 ईयर तक होता है तो शॉर्ट टर्म होता है ना, तो करंट एसेट्स मानो। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर था 40, करंट हो गया 30। लास्ट ईयर था 40 और करंट ईयर हो गया कितना, 30। तो सर ये भी तो डिक्रीज हो गया। हाँ, डिक्रीज तो डिक्रीज में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दो था, और दो आइटम, एक तो प्रीपेड था और एक एक्रूड इनकम था। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 और 12,000। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेंट प्रीपे किए, लास्ट ईयर प्रीपे किए थे 10,000 और इस साल प्रीपे किए 12,000, तो 2,000 बढ़ गया, इंक्रीज कॉलम में लिखोगे। और एक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, एक्रूड इनकम, ठीक है ना। फीस अभी तक मिला नहीं, ईयर एंड हो गया, तो एक्रूड हो गया ना इनकम, एसेट्स है 5,000 और 4,000। लास्ट ईयर था 5,000 और करंट ईयर हो गया 4,000। तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट देख लोगे दोनों ईयर का, लास्ट ईयर का कितना करंट एसेट्स और करंट ईयर करंट एसेट्स। हम इसमें मेजर आइटम लिख दिए ताकि एग्जाम में बैलेंस शीट देखने से पता चल जाएगा क्या क्या करंट एसेट्स में आता है, यही सब आएगा करंट एसेट्स में, ठीक है ना। यस, और इसमें डिक्रीज हो गया कितना, 1,000, तो डिक्रीज कॉलम में लिख दोगे 1,000। अब हम लोग का टोटल करंट एसेट्स मिल गया तो इसको जोड़ लेंगे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टू कॉलम जोड़ेंगे, लास्ट टू कॉलम नहीं। लास्ट टू टोटल इंपैक्ट देखेंगे, टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितना एसेट्स और लायबिलिटी मिला के, बट यहाँ टोटल करंट एसेट्स कितना देख लोगे, टोटल सी ए, मतलब करंट एसेट्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मान लेते एक्स, एक्स मान लेते, टोटल करके जो भी आएगा वो अमाउंट, ठीक है ना। एक बार जोड़ते, 1,50,000, 2,00,000, 3,50,000, 3,50,000 और 10, 360, 360, 40, 4,00,000, 4,00,000, 45,000, 445, 450, 450, 460, प्रोबेबली 460 है, 4,60,000, ठीक है। इसी तरह फिर करंट एसेट्स, करंट ईयर का जोड़ लोगे, एक 20, दो 20, तो 3,40, 3,40, 3,50, एक बार लिख लेते, 3,50 आया। 30, 40, 50, 30, 80, 80 और 96,000, 96, तो 3, 4, 50, 96, 4,46,000। तो करंट ईयर में हो गया 4,46,000। तो टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स मिल गया हम लोग को। अब करंट लायबिलिटी लिखोगे, है ना। वर्किंग कैपिटल में क्या लिखना होगा, सारा करंट एसेट्स कितना था लास्ट ईयर करंट ईयर, और करंट लायबिलिटी कितना था वो भी। तो अब कंटिन्यू ए स्टेटमेंट, अब हम लोग करंट लायबिलिटी शो करेंगे और फिर वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा आपको, क्लियर। यस, तो सेकंड है, फर्स्ट था करंट एसेट्स, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो करंट लायबिलिटी, सेकंड लिखोगे करंट, पर इसमें से दो आइटम को छोड़ोगे, किसको छोड़ोगे, बोले थे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर टैक्स प्रोविजन दे रहे हैं बैलेंस शीट में तो उसको नहीं लेना, उसको अलग से फंड फ्लो में डिस्क्लोज करना। एंड डिविडेंड पेबल, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके तो अभी तक पे हुआ नहीं, ईयर एंड में डिक्लेयर किए, बस नेक्स्ट 30 डेज के अंदर पे हो जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ना विद इन 30 डेज कंपनी अपना होल्डर्स को पे कर देते। तो ईयर एंड में डिविडेंड पेबल था, ये दोनों को छोड़ दोगे, इसको छोड़ोगे, ये दो आइटम छोड़ दोगे, तो बाकी सारा करंट लायबिलिटीज लिखते जाओगे, क्लियर। तो रिमेनिंग क्या क्या करंट लायबिलिटी है वो लिखना शुरू कर दो। करंट लायबिलिटी में आ जाओ, मैंने यहाँ लिखे देखो, क्रेडिटर्स है, यस सर। फिर क्या, बिल्स पेबल है, यस सर। फिर क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यस। शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है, करंट लायबिलिटी। बट दो चीज छोड़ोगे, प्रोपोज प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल, ये दोनों छोड़ देना। बोलो क्लियर है, यस। तो सारा करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, ये लिख लेते चारों। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म लोन मतलब कंपनी लोन लिए थे शॉर्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें आ सकता है। और करंट सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो चीज छोड़े है ना, लास्ट टू छोड़े थे, क्या छोड़े थे? अच्छा आउटस्टैंडिंग पहले था, कोई बात नहीं है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स डिविडेंड पे, तो अब आइटम लिखते क्या था लास्ट ईयर? क्रेडिटर्स 1 लाख से 90 हो गया, क्रेडिटर्स आपका 1 लाख से हो गया 90, तो लास्ट ईयर था 1 लाख, अब आ गया 90,000। अब बोलो ये लाइब्रेरी तो उल्टा डिक्रीज हो गया, तो इंक्रीज कॉलम में लिखोगे, 10,000 से डिक्रीज हो गया, लेकिन लिखोगे कहाँ? इंक्रीज कॉलम में लिखोगे, ये ध्यान में रखना। क्रेडिट लाइबिलिटी में ठीक उल्टा करोगे, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज तो इंक्रीज कॉलम में, इंक्रीज तो डिक्रीज कॉलम में। हम लोग वर्किंग कैपिटल का चेंज देख रहे हैं इसीलिए, याद रहेगा ना? यस। तो बिल्स पेबल में आ जाते हैं। बिल्स पेबल था 15, फिर हो गया 20, तो बिल्स पेबल था 15 लास्ट ईयर, अब हो गया 20, तो इंक्रीज हो गया 5,000 से, तो इंक्रीज तो डिक्रीज कॉलम में लिख दोगे 5,000। फिर शॉर्ट टर्म लोन लिखे, शॉर्ट टर्म लोन था 30,000 और जीरो हो गया, लास्ट ईयर 30,000 था लेकिन अब जीरो हो गया, तो मतलब क्या? डिक्रीज हो गया। बोलो डिक्रीज कितना? 30,000, तो इंक्रीज कॉलम में लिखोगे कितना? 30,000। इसमें डिक्रीज को इंक्रीज कॉलम में लिखते, तो जितना डिक्रीज हो गया जीरो हो गया, मतलब 30 तो डिक्रीज हो गया ना पूरा, 30,000 यहाँ लिख लोगे। और सर लास्ट ईयर जीरो था, करंट ईयर तो इंक्रीज हो गया, तो डिक्रीज कॉलम में लिख लोगे टोटल अमाउंट। और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए थे इसमें, आउटस्टैंडिंग कितना था ना? 10,000 और 5,000, ये भी डिक्रीज हो गया, कोई बात नहीं है। 10,000 था लास्ट ईयर और यहाँ हो गया 5,000, मतलब ये भी डिक्रीज हो गया 5,000 से, तो इंक्रीज कॉलम में लिख दोगे 5,000। क्या बोले? इस पर डिक्रीज को इंक्रीज कॉलम में और इंक्रीज को डिक्रीज कॉलम में, और इसमें से दो आइटम छोड़ोगे, पता है ना? यस। अब फिर फर्स्ट टू कॉलम और नीचे अंडरलाइन पूरा कर दो, टोटल CL मतलब करंट लायबिलिटी, इसको Y मान लेते, जो भी टोटल आएगा इसको वाई नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये तो 1 2 था ना, थर्ड हो जाएगा, इसमें XY छोड़ो ना, कोई बात नहीं, सिर्फ टोटल कर लेना, ठीक है? यस। तो एक बार टोटल कर लेते, टोटल कर लेते। सॉरी इधर क्यों फिलअप किया? ओनली फर्स्ट टू कॉलम, नीचे पूरा अंडरलाइन कर, 1,15,38 45 और 10, 155, 1,55,000, यह प्रीवियस ईयर करंट ईयर। 90 20, एक 10 और 5, 1,15,000, ठीक है? बोलो समझ में आया? नाउ अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना अब मिल जाएगा आपको? थर्ड, थर्ड लिखोगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दिस इज 1 - 2। 1 में क्या था? टोटल करंट एसेट्स था ना, तो 4,60,000 से कितना माइनस करोगे? 1,55,000। 460 से 4,60,000 से कितना लेस करोगे? 155 लेस कर दो, आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल 460 माइनस 155, तो 3,05,000। कितना आ रहा है बोलो? 305,000 ये था वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 4 लाख। करंट ईयर कितना? 446 से 4,46,000 से इससे माइनस करोगे कितना? 1,15,000, 115,000, तो ये आ रहा है, तो 331, 3,31,000 वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर, वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर, ये मिल गया। अब एक बार सारा इंक्रीज कॉलम को जोड़ के लिख लेना, इंक्रीज कॉलम में डिक्रीज को डिक्रीज कॉलम में जोड़ लेना, तो 20,000 10 30,000 30 2 32,000 10 42,000 30 40 30 72,005 72,577 increase total
कोलम आया 77, अब डिक्रीज भी जोड़ लो 35, 10, 45, 1, 46, 46 5 तो 51, टोटल डिक्रीज कितना 51,000। ओके, बस हो गया फाइनली, एक स्टेटमेंट आपका हो गया। वर्किंग कैपिटल से कितना इफेक्ट वो मिल जाएगा, राइट। अब बोलो, यहां देख के बताओ, वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर कितना आया था 3,05,000, करंट ईयर में 331, तो बढ़ गया ना, मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो भी इंक्रीज हो गया उसको अब लिख लोगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो फोर्थ लिखो, क्या लिखोगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कॉलेज प्रीवियस से करंट बढ़ गया, कितना से बढ़ गया बोलो, 331 से माइनस करो ना, 3,05,000, 26,000, कितना 331 हो गया था सेकेंड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर कितना था -305, तो 26,000 जहां कॉम है ना उसी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 26,000, क्योंकि 3,05,000 से 26 जोड़ोगे 331 आ जाएगा, और इसी को लास्ट कॉलम में लिख दोगे कितना 26,000। मतलब इंक्रीज हो रहे तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम लिखोगे, और डिक्रीज हो रहे तो सेकेंड और थर्ड कॉलम में लिखोगे। ये वेरिफिकेशन के लिए आपको एक्चुअली लास्ट टू कॉलम्स टोटल। तो 3,05,000 में 26 ऐड करो 3,31,000, और ये तो था 331, और यहाँ भी ये दोनों इंक्रीज डिक्रीज टैली हो जाएगा, 77 था, तो इधर भी देखो 26 ऐड करो 77 हो गया। लास्ट टू कॉलम इसीलिए किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो हम जो किए वो करेक्ट है या नहीं, बाई चांस कहीं पे मिस्टेक है वो पता चल जाएगा। तो हमको पता चल गया वर्किंग कैपिटल से चेंजेस सिर्फ कितना 26,000 इंक्रीज हुआ मेरा, बस। अब उसी को सेकंड जो फाइनली फंड फ्लो बनेगा ना उसमें लिख देंगे। तो इसमें देखना होगा वर्किंग कैपिटल से मेरा कितना फंड आया या कितना फंड चला गया, इनफ्लो या आउटफ्लो, इंक्रीज हो रही ना वर्किंग कैपिटल, इसके कारण मेरा कैश आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा वो देखेंगे। अब कैश देखना होगा, वर्किंग कैपिटल से फंड मिल गया ना, यस। नाउ अब फाइनली सेकंड स्टेटमेंट करोगे, कौन सा स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाओगे 3, स्टेटमेंट ऑफ sources and application of fund of name of company for the year current year, ठीक है। और कोई इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन में दो नाम से बोल सकता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब फंड फ्लो ही कर रहे हो, या प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब वही चीज है। तो लेकिन उसके लिए वर्किंग कैपिटल पहले कर लोगे, फिर इसमें उसको लिख देना, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख देना ना। फंड फ्लो के लिए भी ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, अब कैसे भी करो। एक सोर्स और एक एप्लीकेशन, बस दो जगह दिखाना, एक सोर्स में दिखाना होगा और एक एप्लीकेशन। तो लेफ्ट हैंड सोर्स, राइट हैंड एप्लीकेशन, सोर्सेस एप्लीकेशन, और एक अमाउंट कॉलम दोनों तरफ लिखिए, ठीक है ना। जितना भी सोर्सेस एप्लीकेशन इसमें वो लिखते जाओगे, डेबिट क्रेडिट नहीं, स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और अब ऐसे भी कर सकते हो, पहले सोर्सेस 1, सोर्सेस अंडरलाइन, एक एक सोर्स लिख लोगे टोटल, और फिर नीचे एप्लीकेशन अंडरलाइन, इसका भी टोटल इक्वल हो जाएगा। तो कैसे भी करो, मतलब वर्टिकल फॉर्म में करो या लेफ्ट हैंड में सोर्स राइट हैंड में एप्लीकेशन, कोई रूल्स इसमें नहीं है कि ऐसे ही करना होगा, राइट, यस, कैसे भी करो, सोर्स एंड एप्लीकेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप लिख नो। अब आ जाते ये जो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस आया, बोलो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था ना, यस सर इंक्रीज हुआ था। तो इस इंक्रीज को लिखेंगे कहाँ, इस फंड फ्लो में। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज मतलब सोर्स नहीं, ये एप्लीकेशन हो जाएगा। क्यों होगा समझेंगे, फिलहाल लिख लो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको लिखोगे एप्लीकेशन में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जितना इंक्रीज वो हम लोग अब नहीं देख रहे,
जस्ट बैलेंस शीट में समझाने के लिए लिए थे अमाउंट इमेजिनरी, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। 26 तो 26 लिखोगे, है ना। कुछ और अमाउंट आया तो उतना लिख लोगे इसमें। और बाई चांस डिक्रीज हुआ तो सोर्स में लिख लोगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर डिक्रीज हो गया तो सोर्स में लिख लोगे, और इंक्रीज हो गया तो एप्लीकेशन में लिखोगे। सर क्यों सर? ओके, एक एक करके सोचो, एक एक एग्जाम्पल से बताओ। स्टॉक था 1,50,000 और हो गया 1,20, डिक्रीज हो गया ना। डिक्रीज कॉलम में तो लिखे। ये सोर्स कैसे होगा? पहले 1,50 था, 1,20, मतलब 30 मैंने एक्स्ट्रा बेच दिए तभी ना कम हुआ, और बेचे तो इनफ्लो हो गया ना। इसीलिए मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना मतलब मेरा कैश इनफ्लो होगा। अब कैश देखेंगे ना। यस, तो नेट जो इम्पैक्ट है, इसी तरह डेटर्स पहले 2 लाख था, अभी 2,20, मतलब एक्स्ट्रा बेच तो दिए लेकिन कलेक्शन आया नहीं, इंक्रीज तो हो गया। डेटर्स मतलब क्रेडिट में बेचे, सामान खरीद करके बेचे, पैसा तो लग गया लेकिन कलेक्शन नहीं आया, तो इसके कारण मेरा कैश आउटफ्लो ही तो हो रहा है ना। तो इंक्रीज मतलब आउटफ्लो, डिक्रीज मतलब इनफ्लो। क्लियर है ना? तो अल्टीमेट जो नेट इफेक्ट है, एक एक करके दिखाना नहीं है, वर्किंग कैपिटल में एक साथ दिखा दो नेट। वर्किंग कैपिटल में इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, इसीलिए वर्किंग कैपिटल का अलग से बनाया जाता है। बाकी जितना एसेट्स है लायबिलिटीज को अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, वो फंड फ्लो में दिखाएंगे। क्लियर है ना? तो ये वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस वो आ गया। डिक्रीज तो कहां लिखोगे बोलो? सोर्स में लिखोगे। इंक्रीज तो कहां लिखोगे? एप्लीकेशन में। अब उस बैलेंस शीट में आ जाओ। उस बैलेंस शीट में जितना भी करंट एसेट्स था, ये जो योलो मार्क किए थे ना, ये सारा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हम लोग वर्किंग कैपिटल में देख लिए। उसका नेट इंपैक्ट इंक्रीज या डिक्रीज तो लिख लिए। तो जो एसेट बचा है, रिमेनिंग एसेट बचा, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सबका एक एक देखेंगे। एक एक एसेट से इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, और लाइबिलिटी में जितना अदर लाइबिलिटीज है। लास्ट करंट एसेट्स लाइबिलिटी में दो छोड़े थे ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेबल, और इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सॉरी, इन शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब एक एक अकाउंट करेंगे और उससे पता करेंगे इनफ्लो है कैश या कैश आउटफ्लो। फॉलो इज कैश देखेंगे, इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो तो सोर्स में लिख लोगे, आउटफ्लो तो एप्लीकेशन में लिखते जाओगे। बस ये है। हाँ, लेंदी होता है बाबू, लेंदी होता है। 15 मार्क्स क्वेश्चन, पता चला ना, 5th सेमेस्टर लेंदी होता है। क्वेश्चन अटेंड करने में टाइम उतना नहीं मिल पाता है, इसीलिए टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, फिर फंस जाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लेंथी रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। होल्डिंग कंपनी और लेंथी है, तो इसीलिए इसमें एकदम टाइम बहुत ठीक से मैनेज कर पाओगे तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। खैर, अब हम लोग एक एक एसेट्स में आते। तो फर्स्ट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स था, इसका अकाउंट बनाएंगे हम लोग। उस अकाउंट से पता करेंगे, क्योंकि लास्ट और करंट तो दे दिए ना। लास्ट ईयर मतलब इस साल का ओपनिंग हो गया, करंट ईयर तो क्लोजिंग हो गया। उसके हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। कुछ परचेज किए या सेल किए या डेप्रिसिएशन चार्ज किए, वो सारा इंफॉर्मेशन आते जाएगा, और उससे इनफ्लो आउटफ्लो लिख लेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स को लेके एक अकाउंट करेंगे, उससे पता करेंगे इनफ्लो या आउटफ्लो। अब बोलो, मैंने अगर बिल्डिंग बेच दिए, दो बिल्डिंग था बिजनेस का, एक बिल्डिंग बेच दिए, तो बेच दिए तो इनफ्लो होगा ना। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सोर्स में लिख दोगे। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी इसको फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोल के पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जितना में बेचे, जितना में बेचे, ऑब्वियसली एक चीज ध्यान देना, कैश सेल होना चाहिए। कितना में बेचे उतना ही तो आया ना। इसमें प्रॉफिट है या लॉस है वो देखना नहीं, जितना बेच के आया वही कैश लिखो। राइट? 50,000 का फिक्स्ड एसेट्स बेच, फर्नीचर बेच दिए, 30 में बेचे तो 30 आया, 20 लॉस है, ठीक है, पीएल में चार्ज की, बट 30 तो कैसा आया था वो लिखोगे। 30 का बिल्डिंग, 3 लाख का बिल्डिंग 5 लाख में बेचे, प्रॉफिट में बेचे, आया तो 5 लाख, सोर्स में लिखो। ठीक है ना? कैश सेल होना चाहिए। अब सर कैश सेल छोड़ के और क्या हो सकता है? मैंने मतलब लोन पे करना था और उनको बिल्डिंग दे दी, तो बिल्डिंग तो बेच ही दिए ना लोन होल्डर्स को एक प्रकार का। तो इसके लिए ना तो कैश आया ना कैश गया, लोन के लिए कैश नहीं पे किए, और बिल्डिंग बेचे पैसा आया भी नहीं, तो कैश फ्लो में नहीं, फंड फ्लो में नहीं आएगा, इवन कैश फ्लो में भी नहीं आएगा आगे। बट यहाँ भी ध्यान देना, कैश यहाँ भी देख रहे हैं, तो इसलिए कैश फ्लो फंड फ्लो एक ही जैसा है, सिर्फ वो फॉर्मेट वाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से, सॉरी AS3 के हिसाब से करेंगे। और यहाँ AS3 नहीं लगता है, यहाँ कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता है, तो सोर्स एप्लीकेशन लिखते जाओ। जितना सारे अदर एसेट्स है वर्किंग कैपिटल को छोड़ के, एक एक एसेट्स का सोर्स एप्लीकेशन, तो सेल लिख लोगे यहाँ,
और अगर कैश में खरीदे कुछ परचेज किए थे तो एप्लीकेशन में लिख लोगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑब्वियसली कैश परचेज होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए एक नोट लिखो, नोट 1। मतलब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट करेंगे, उसमें सेल मिसिंग है, परचेज मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, वो अकाउंट से पता कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, राइट। एक एक अकाउंट एसेट्स मेंटेन करते जाओगे, उससे जो भी बैलेंस है सेल या परचेज कुछ भी मिलते जाएगा। सेल तो सोर्स में लिखते जाओगे, एप्लीकेशन तो, और सॉरी परचेज तो एप्लीकेशन में लिखते जाओगे। क्लियर है ना? यस। नेक्स्ट, इंटेंजेबल। इंटेंजेबल जनरली सेल नहीं होता है, रेयर केस है। जैसे अपना पेटेंट किसी और का यूज कर रहे हैं, राइट, 10 साल के लिए, तो 10 साल यूज करेंगे, इसके बाद रिन्यू करेंगे, फिर खर्चा लगेगा, बेच नहीं सकते आप, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी और को हम लोग एक करते हैं, मतलब सबलीज करते, तो अलग बात है, बट जनरली इसमें डिक्रीज हो रहा है तो क्या न्यू एक्वायर्ड किए कुछ एसेट्स, ये हो सकता है ना। तो एक्विजिशन हो रहा है तो एप्लीकेशन में आएगा, डिक्रीज हो रहा है क्यों, वो अलग बात है। एमोटाइजेशन होता है ना, डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, तो कितना डिप्रिसिएशन एमोटाइज किए वो सब देखेंगे, लेकिन अगर एक्विजिशन है तो इसमें लिखेंगे एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। और कैश, अगर उनको शेयर दे दिए तो फिर वो नहीं आएगा। और कैश न्यू एक्विजिशन है तो हो सकता है हम लोग नोट करके पता कर लेंगे कितना न्यू एक्विजिशन, राइट। एक एक एसेट्स अकाउंट बना रहा है, एडजस्टमेंट देगा, उसके एडजस्टमेंट की सबसे पढ़ोगे और अकाउंट बनाते जाओगे, उससे सोर्स और एप्लीकेशन, पैसा आया या गया वो पता चलेगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी न्यू खरीदे, बढ़ गया तो खरीदे होंगे, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना में परचेज किया लिख दो। और फिर इन्वेस्टमेंट कुछ सेल भी तो कर सकते हैं, तो अगर बेचे तो सोर्स में लिख दोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे तो नोट लगाएंगे, नोट 2। जैसे एसेट्स के लिए एक ही नोट लिखे थे ना, क्योंकि एक ही तो अकाउंट बनाएंगे, उसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक चीज और, कितना में बेचे वो लिख लोगे, एक चीज और। इन्वेस्टमेंट से ना इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता रहता है। अगर मैंने बॉन्ड खरीदे, डिवेंचर किसी और कंपनी का खरीदे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और मैंने शेयर में किसी और कंपनी का इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा। कि जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आया वो भी तो इनफ्लो है, तो लिखोगे इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम आ सकता है, बट यहां कितना लिखेंगे, टोटल, दैट इज प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। सर प्री पोस्ट क्या होता है आगे समझाएंगे। इसमें डिविडेंड में इंटरेस्ट, डिविडेंड जब मिलता है तो एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है। इंटरेस्ट में भी प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, पोस्ट एक्विजिशन। तो यहाँ टोटल चाहे प्री हो पोस्ट हो, टोटल कितना मिला वो लिख लोगे। अब यहाँ हम नोट कर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नोट 3 करेंगे। नोट 2 हो गया था ना इंटेंजिबल, तो इसमें लिखो नोट 3, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से वो पता करेंगे, राइट। तो जितना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ये भी हो गया, तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स का सारा हो गया। देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट्स आए 3, करंट एसेट्स तो सारा वर्किंग कैपिटल में आ गया था, तो और बचा था क्या बोलो, और बचा था कि एक फिक्स्ड एसेट्स और एक इंटेंजिबल और एक नॉन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये सब अकाउंट कर लिए, इनफ्लो आउटफ्लो मिल गया। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, एक एक आइटम देखना होगा आपको, एक मिस हो गया तो हो सकता है आपका बैलेंस फंड फ्लो टैली नहीं होगा। एक एक आइटम देखना है, इसीलिए लेंदी हो जाता है। ओके, यस। तो अब लास्ट में देखते हैं हम साइक्लिंग वे से। एसेट्स का सारा कंप्लीट हो गया, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स हो गया था, करंट लायबिलिटी में कुछ छोड़ दिए थे, हो गया था। छोड़े थे क्या, ये प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेएबल। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट करेंगे, उससे पता करेंगे कितना प्रोविजन टैक्स एक्चुअली पे किए, और वो एप्लीकेशन में लिख दो। एप्लीकेशन में लिख दोगे, ऑलवेज पे होता है ना, तो एप्लीकेशन में लिख दो टैक्स पे, इनकम टैक्स पेड,
इसके लिए टैक्स अकाउंट करेंगे प्रोविजन नोट 4। नोट 3 हो गया था इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, नोट 4। नॉट डिविडेंड पेबल, अगर लास्ट ईयर डिविडेंड पेबल था, करंट ईयर पेबल है ना, वो नेक्स्ट 30 डेज पे होता है। लास्ट ईयर का डिविडेंड ऑलवेज पे कर दो, तो डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड, ऑलवेज पे कर दोगे, ठीक है। कुछ नहीं बोला फिर भी लास्ट ईयर डिविडेंड तो पे कर, तो 30 डेज के अंदर सबको पे कर देना होता है, कंपनी अगर बोलता है तो लास्ट ईयर का ऑलवेज पे कर दोगे। प्लस अगर इंटरिम कुछ पे किए, करंट ईयर बीच में कुछ डिविडेंड दिए, वो भी पे दिखाओगे, इंटरिम डिविडेंड पे, ईयर एंड में डिक्लेयर नहीं किया, बीच में ही डिक्लेयर करके पे कर दिए, इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है। यस, तो बोले तो ना, टैक्स और डिविडेंड फंड फ्लो में अलग से दिखाया जाता है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं मानते। वर्किंग कैपिटल तो पहले लिख लिए थे ना, इंक्रीज और डिक्रीज। यस, तो ये भी हो गया। अब बचा क्या, बस और थोड़ा बहुत बाकी रह गया, हम लोग का बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी कंप्लीट टोटल, अब डिबेंचर या लोन नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर डिबेंचर है ना, जैसे 150 से टू इशू किए थे तभी ना इंक्रीज हुआ। अब डिबेंचर में ना इशू होता है एट ए डिस्काउंट एट ए प्रीमियम, तो अकाउंट करेंगे कितना इशू से आया। अगर रिडम्पशन किए तो कितना रिडम्पशन में पे किए, वो अकाउंट से पता चलेगा। नेक्स्ट, तो इसके लिए फिर फंड फ्लो में अगर इशू किए तो सोर्स में पैसा आया ना, प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर इशू किए तो उसमें कितना आया वो लिखेंगे, और एप्लीकेशन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वही डिबेंचर कम हो गया तो रिडम्पशन किए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो इसको लिख लेते नोट नंबर, ये नोट 4 हो गया था, सॉरी 4 नहीं, यस नोट 4 हो गया था, तो नोट 5, ठीक है। कितना रिडम्पशन किए या कितना इशू इशू से आया, डिबेंचर अकाउंट से मिलेगा। ओके, यस। नेक्स्ट, डिबेंचर तो लोन बाबू, लोन तो इंटरेस्ट भी देना होता है, तो इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड से इंटरेस्ट मिला था तो लोन पे इंटरेस्ट देंगे, वो एप्लीकेशन में इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स पेड, अगर लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट पे किए, वो भी एप्लीकेशन में लिख दो, ये पेमेंट ही आएगा ना, ठीक है। अब कुछ बैंक से लोन लिए थे तो लोन टेकन, पैसा आया, लोन टेकन, इसमें अकाउंट नहीं करना होगा, वो अपने आप डिफरेंस मिल जाएगा। लोन लास्ट ईयर था 5 लाख, अब 8 लाख, तो 3 लाख बढ़ गया, कैसे, लोन लिए, तो सोर्स में लिख लोगे डिफरेंस। लोन लास्ट ईयर 5, अभी हो गया 2 लाख, तो 3 लाख घट गया कैसे, देखिए, तो एप्लीकेशन में लिख लो, ठीक है ना। इसमें अकाउंट नहीं करना होगा। डिबेंचर में ना इशू प्राइस, डिस्काउंट, प्रीमियम, इसीलिए अकाउंट कर सकते हो, बट लोन में डिस्काउंट प्रीमियम नहीं होता है, तो डिफरेंस देख लोगे, बढ़ गया तो सोर्स में लिख दो लोन टेकन, और घट गया तो एप्लीकेशन में लोन रिपेड, एप्लीकेशन में। इसमें नोट का जरूरत नहीं है, क्यों बोलो तो ना, इसमें तो डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्ट, जहां कुछ एडजस्टमेंट है तो उसमें वर्किंग्स नोट करेंगे, नोट से पता करेंगे, और उसमें पता करके लिख देंगे सोर्स या एप्लीकेशन। क्लियर, बस अब थोड़ा सा बाकी है। अब लाइबिलिटी में आ जाओ, देखो लाइबिलिटी में और क्या बचा, डिबेंचर के बाद ये रिजर्व एंड सरप्लस था, और सबसे पहले कैपिटल था। कैपिटल में चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, हम एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नोट बनेगा, कर लेंगे अलग से। शेयर्स में इशू भी हो सकता है और रिडम्पशन भी हो सकता है, प्रेफरेंस में, इक्विटी में बायबैक हो सकता है ना। फिर कुछ इशू बोनस इशू करते हैं, विदाउट कैश आता है, कुछ इशू एसेट्स खर्च करके करते, तो कैश का तो नहीं आया ना, तो कैश से कितना आया या कैश कितना कैश पे की, वो देखना होगा। तो लिख लेते हैं, इसका नोट अलग अलग कर लेते, कर ही लेते अलग अलग, जितना इतना कर रहे हैं डिटेल्स सीख लेते। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करके पैसा आया, सोर्स में लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू किए तो कितना मिला वो लिख लोगे, राइट। और अगर इक्विटी बायबैक किए तो एप्लीकेशन में लिख दोगे
बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना में बाई बैक किए? बाई बैक किए तो कंपनी पे कर दिए ना होल्डर्स को, तो एप्लीकेशन में लिख दो। और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते, डिविडेंड तो पहले कर चुके, ठीक है ना। यस। नेक्स्ट, अगर कॉल मनी रिसीव किए, लास्ट ईयर इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल मिलना बाकी था, इस साल मिल गया, तो कॉल मनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स। कॉल मनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अगर अनपेड कॉल था तो मिला, वो भी लिख लोगे सोर्स में। यस सर। अब प्रेफरेंस, प्रेफरेंस भी इशू होएगा, नहीं तो रिडम्पशन। तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये सोर्स में लिख दें, इशू ऑफ। अच्छा, ये शेयर के लिए नोट लिख दो, इक्विटी के लिए अलग से नोट 6, ठीक है। नाउ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर इशू करके कितना आया, या रिडम्पशन किए तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट से पता करेंगे, नोट 7, ठीक है। एंड फाइनली कैपिटल का हो गया ना। यस सर। सर इनको डिविडेंड पहले लिख दिए थे ना, डिविडेंड चाहे इक्विटी प्रेफरेंस, डिविडेंड तो अलग से कर ही लिए, हो गया। अब लास्ट फाइनली रिजर्व था, पीएल था ना। पीएल में तो क्या प्रॉफिट अर्न किए थे बिजनेस में, एक्टिविटीज नॉर्मल, सेल किए, खरीदे, तो उससे ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना वो फाइंड करेंगे, उसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। उसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो था उससे कुछ अकाउंट करेंगे, पता करेंगे। तो अगर प्रॉफिट आया तो लिखोगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये हम लोग फाइंड करेंगे एक नोट में, तो फाइनल नोट 8, नोट 8, इससे पता कर लेंगे कितना मेरा प्रॉफिट आया, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एसेट्स बेच के प्रॉफिट लॉस नहीं, वो अलग करके मेरा बिजनेस एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट, ठीक है ना। ट्यूशन सेंटर चल रहे तो फीस कितना आया, और इसमें फिर रेंट कितना पे किए, स्टाफ सैलरी कितना पे किए, फैकल्टी को कितना दिए, इलेक्ट्रिक बिल कितना पे किए, स्टेशनरी का खर्चा कितना, स्टडी मटेरियल्स प्रिंटिंग में, ये सब खर्चा, ये सब खर्चा लेस करके जो नेट कैश प्रॉफिट बचा ना, कैश इनफ्लो, वो कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। वो हम लोग लिख लेंगे इसमें, क्लियर। और अगर लॉस आया तो फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, एप्लीकेशन में लिख दोगे फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, यूज्ड इन ऑपरेशन, वही नोट 8 हम बोथ साइड लिख रहे हैं। मतलब ये हो क्या, ऑपरेटिंग लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग लॉस, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लॉस, कुछ भी टर्म यूज करो। लॉस आया तो एप्लीकेशन में, नहीं तो सोर्स में, प्रॉफिट आया तो। और अब देखोगे आपका फंड फ्लो टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक आइडिया आपको हो गया होगा ना। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में करना क्या होगा, एक सबसे पहले चेंजेस इन वर्किंग, बैलेंस शीट 2 साल का दिया जाएगा आपको, उसमें क्या करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट करोगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक सेपरेट फंड है। और एक वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो एक एक करंट एसेट्स से कितना, सोर्स और एप्लीकेशन नहीं देखना, नेट टोटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी माइनस के जो नेट वर्किंग कैपिटल, उसमें कितना चेंज है, वही अमाउंट फंड फ्लो में दिखा दोगे, अलग अलग एक एक आइटम को नहीं दिखाना, समझ में ना। तो इसको कैसे करोगे बता दिए हम लोग, कीजिए ये पार्ट। फिर ये जब आ गया तो इंक्रीज हो गया तो फंड फ्लो आप करोगे, इसको सोर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं, या फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से लिखोगे, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, पहले सोर्स बाद में एप्लीकेशन, ये भी कर सकते हो। या लेफ्ट हैंड सोर्स राइट हैंड एप्लीकेशन, जैसे कैश बुक में लेफ्ट हैंड में रिसिप्ट, राइट हैंड पेमेंट है ना, इसमें भी तो कैश ही तो आ रहा है ना, कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट, कोई चीज करोगे तो सोर्स और एप्लीकेशन कर लो, डेबिट क्रेडिट नहीं करना, स्टेटमेंट है। तो अगर डिक्रीज हो गया तो सोर्स में लिखोगे, इंक्रीज हो गया तो एप्लीकेशन में। अब वर्किंग कैपिटल छोड़ के जितना भी एसेट्स था, एक एक अकाउंट हो सकते करना पड़ेगा, हो सकता नहीं करने से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए, सिर्फ बैलेंस शीट में दिए, लास्ट ईयर था 2 लाख, अभी 250, तो बढ़ गया 50, मतलब खरीदे 50, एप्लीकेशन में लिख दो, जितना चेंज वो देखोगे, ठीक है ना। 50 परचेज, एप्लीकेशन में लिख दोगे परचेज।
तो कुछ अकाउंट इग्नोर करके स्किप करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते, अगर एडजस्टमेंट नहीं है, चेंज पता चला, वो कर सकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ अकाउंट का एडजस्टमेंट नोट्स में रहेगा, सिर्फ बहुत सारे एडजस्टमेंट देता है, तो जिस अकाउंट रिलेटेड, जिस एसेट्स रिलेटेड या लायबिलिटी रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वो लायबिलिटी या एसेट्स अकाउंट अकाउंट करोगे, इसीलिए इतना सारे नोट लिखे। और अकाउंट करके एक एक अकाउंट से सोर्स और एप्लीकेशन मिलते जाएगा, फंड को में लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे, लिखते जाओगे, और जब सारा नोट बैलेंस शीट का सारा एसेट लायबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको देखोगे ये अपने आप टैली हो जाए। एंड दिस इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है ना? यस। तो मैंने एक क्वेश्चन और करेंगे, ओनली 5 मार्क्स में अगर दे, 5 मार्क्स में क्या दे सकता है, द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वो अगर दे दे तो फिर वो कैसे एक करेंगे, वो एक करते, वो इजी पार्ट है, फिर भी आज वो करते। नेक्स्ट क्लास में मैंने सारा नोट्स, ये जो 8 नोट्स दिए वो 8 नोट्स बताएंगे, और वो 8 नोट्स करने के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर नोट को लेके एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है ना। जैसे नोट 8 था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ मतलब पीएल अकाउंट करते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट से पता कर लेते हैं, तो पीएल अकाउंट करके पता कर लो। या शेयर्स के बारे में बहुत कुछ दे दिया, ओपनिंग इतना कैपिटल था, इक्विटी शेयर, क्लोजिंग इतना, कुछ बोनस इशू किए, कुछ एसेट्स खरीद करके इशू किए, है ना, खरीदे उसको शेयर इशू किए, कुछ फ्रेश कैश इशू किए, तो इतना कुछ दे दिया है, तो उसको लेके फाइनली कितना कैश इशू किए वो मिसिंग है, तो पता करोगे, अकाउंट कर लोगे, आ जाएगा। कैश इशू तो सोर्स में आएगा ना, इशू ऑफ शेयर्स, यस। तो इस तरह अकाउंट करके आपको एसेट्स का अकाउंट करोगे, ओपनिंग था, क्लोजिंग, प्लांट का दे दिया, प्लांट ओपनिंग था 5 लाख, क्लोजिंग 8 लाख, कुछ खरीदे, कुछ सेल किए, डेप्रिसिएशन चार्ज किए, जो बेचे उसमें प्रॉफिट लॉस आया, जो जैसे फर्स्ट सेम में किए थे ना मिसरी अकाउंट डेप्रिसिएशन चैप्टर, उसी तरह उसमें सारा अकाउंट करना हो, और अकाउंट करके पता करोगे कितना कैश परचेज किए, या बेचे तो कितना में बेचे, ठीक है ना। और परचेज तो सोर्स एप्लीकेशन लिखोगे। ये था आपका फंड को कंप्लीट, तो फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग वर्किंग्स, नो सॉरी 8 वर्किंग्स बाकी है, वो करेंगे। आज हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे कोशिश करेंगे वर्किंग कैपिटल 5 मार्क्स में अगर देगा तो कैसे करोगे, राइट, यस। एक एग्जांपल अपने से ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास फॉर्मेट देंगे, इसके बाद हम स्टार्ट इवेंट से क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, यस। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड for 2023 and 2024 from the following, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था, आइटम्स, आइटम्स, और ये आपका 2023 और ये आपका 2024, ये सब अपने मन से ले रहे हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, यस। और इसमें चेंजेस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इफेक्ट बताया, ठीक है, 1। अब आइटम्स, इस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं हम, फर्स्ट बोल रहे स्टॉक, ठीक है, 23 में क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, 24 में 1 लाख, इफेक्ट में बोल रहे हैं 20,000 इंक्रीज। नेक्स्ट ईयर डेटर्स, लास्ट ईयर था 1,80,000, करंट ईयर में क्वेश्चन मार्क, और चेंज में बोल रहे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 30,000 डिक्रीज। नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिए, क्रेडिटर्स लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क, करंट ईयर में 80,000, और चेंज में बोल रहे हैं 10,000 इंक्रीज। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कुछ भी दे, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए लास्ट ईयर 10,000, करंट ईयर में 12,000,
चेंजेस क्वेश्चन में प्रीपेड रेंट, रेंट में प्रीपेड था लास्ट ईयर 5,000 प्रीपेड था, इस साल क्वेश्चन मार्क, और इसमें बोल रहे हैं 3,000 इंक्रीज। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क, करंट ईयर 15,000, और यहां बोल रहे 5,000 डिक्रीज। 5,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और फर्नीचर, फर्नीचर, ये फर्नीचर है, मेरा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आए तो कोई सॉरी भाई। फर्नीचर लिखे तो लिखने के टाइम थोड़ा ही, फर्नीचर लास्ट ईयर था 20,000, तो करंट ईयर में 15,000 क्वेश्चन मार्क। फिर दिए, फिर दिए कैश एंड बैंक लास्ट ईयर 25,000, करंट ईयर 36,000, और यहाँ चेंज। ओके बस ये है क्वेश्चन। बस इससे आपको फाइंड करना है कि लास्ट ईयर कितना वर्किंग कैपिटल था, करंट ईयर कितना वर्किंग कैपिटल था, और चेंजेस पूरा स्टेटमेंट करेंगे। फिर चेंजेस में बोल दिया ना, इंक्रीज डिक्रीज, यस। ओके बोलो समझ में आया? इस तरह 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान रखना। इस तरह 5 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी देता है, दिया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, राइट? यस। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, एक क्वेश्चन साथ में लिखते जाओगे आप लोग, तो क्या होगा ना, अभी तो मैथ से नहीं करे, स्टडी मैथ से करेंगे, जब फॉर्मेट पूरा हो जाएगा ना मैथ से करेंगे। यस, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ये करंट ईयर कह दिए थे 2024 है ना, 31 दिसंबर। सर दिसंबर कैसे पता चला? ओनली 24 दे रहे हैं, 23 मतलब कैलेंडर ईयर, नहीं तो ऐसे 23 24 24 25 तो फिर फाइनेंशियल ईयर हो जाता मार्च, ठीक है ना। तो इसमें ओनली 23 24 मतलब कैलेंडर ईयर है, ये भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आगे आप गलत चेंज हो गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो उसमें 9 मंथ चार्ज कर दोगे एक साल की जगह, है ना। डेट गलत हो गया तो ज्यादा चार्ज कम बेसी कर दोगे ना, यस इसीलिए। खैर अब आ जाते हैं, हम लोग करेंगे स्टेटमेंट कैसे, एक सीरियल नंबर, इसके बाद एक चेंजेस के लिए कॉलम, एक करंट ईयर अमाउंट, एक प्रीवियस ईयर अमाउंट, और एक सीरियल नंबर, ठीक है ना। और चेंजेस, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और ये आपका इंक्रीज, और ये आपका डिक्रीज कॉलम, और ये 2023 2024, राइट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ये सब लिख लेना। अब बस हो गया, करंट एसेट्स लिखोगे, करंट लायबिलिटी लिखोगे, और चेंज दे दिया था उसके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज से पता चल जाएगा कितना प्रीवियस था, या करंट मिसिंग तो करंट कितना था, ठीक है। स्टार्ट करें, यस। तो हेड लिखो, फर्स्ट हेड क्या आएगा, करंट एसेट्स, शुरू से पढ़ो। स्टॉक, यस, करंट एसेट एक बार लिख लेते हैं, सी ए। डेटर्स, सी ए। क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी, यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी होता है ना। प्रीपेड रेंट तो करंट एसेट, सी ए। बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी। फर्नीचर, नो, ये तो नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग मेंशन फिक्स्ड एसेट्स है ना, वो नहीं देखना है इसमें। कैसेट बैंक, करंट एसेट्स। तो बस जितना सी ए है वो लिख लो। करंट लायबिलिटी में दो आइटम को छोड़ते हैं, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक, और क्या बोले थे, डिविडेंड पेबल, जो तो है नहीं, बस अच्छा है नहीं तो छोड़ो ना। तो जितना करंट एसेट्स है वो लिख लो। तो स्टॉक,
फर्स्ट आइटम क्या था, स्टॉक। प्रीवियस क्वेश्चन में करंट दे दिया 10, 1 लाख और चेंज बोला इंक्रीज, तो ठीक है स्टॉक लिखो। प्रीवियस क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। इसमें करंट ईयर में दिए 1 लाख और इंक्रीज बोला 20,000, तो इंक्रीज कॉलम में लिख दिए 20,000 वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। एसेट्स में बोला ना इंक्रीज मतलब इंक्रीज ही तो हुआ ना, तो लास्ट कम था, लास्ट ईयर 80 था, कम था, माइनस कर दो 80 था, अब 1 लाख, तभी ना इंक्रीज 20,000 में आएगा। यस, इसमें इंक्रीज इंक्रीज यही होता है। तो लास्ट कम था, अब ज्यादा है, तो सी और माइनस कर दो, ओपनिंग लास्ट ईयर का मिल जाएगा। लास्ट ईयर 80 देता और इंक्रीज, तो 80 में जोड़ लेते, करंट मिल जाता। क्लियर है ना। यस नेक्स्ट, और क्या दिया था बोलो, डेटर्स, ये भी तो सी है, करंट एसेट्स है। डेटर्स, डेटर्स बताओ कितना दिए डेटर्स। लास्ट ईयर में सिर्फ 1,80,000 दिए, करंट ईयर में क्वेश्चन मार्क, डिक्रीज बोला 30। यस, लास्ट ईयर 1,80,000 था और डिक्रीज 30, तो डिक्रीज कॉलम में, तो डिक्रीज तो कम कर दो ना, 1,80,000 से 30 कम कर दो, 1,50, तो अपने आप मिल गया, है ना। जो मिसिंग है, चाहे प्रीवियस ईयर मिसिंग हो चाहे करंट मिसिंग, वो अपने आप मिलते जाएगा। बोलो 1,80,000 से 1,50, 30 डिक्रीज, तो डिक्रीज कॉलम में लिखोगे ना, वही तो चीज दी है, डिक्रीज दे दिए थे, तो हम लोग एक मिसिंग फाइंड कर लिए। नेक्स्ट, तो ये तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और कैश, ये दो है। प्रीपेड रेंट लिख लो, 5,000 था, क्वेश्चन मार्क इंक्रीज दे रहा था 3,000, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट प्रीवियस ईयर में 5,000 और इंक्रीज बोल दिए 3,000, तो इनकी तो ऐड कर लो, 8,000 लिख दो। समझ में आया ना। करंट देता तो माइनस करके लिखते इंक्रीज को, 8,000 से 3 लेस करते 5,000 आ जाता, लेकिन प्रीवियस ईयर दे दिया था तो इंक्रीज तो ऐड कर लो, आ जाएगा। नेक्स्ट, कैश, कैश एंड बैंक। अब देख लो कैसेट बैंक क्या दिया है। सर कैसेट बैंक दे दिए लास्ट 25,000, 36,000, ये दोनों ईयर का दे दिया, तो 25,000 प्रीवियस ईयर, 36 करंट ईयर, तो 11,000 इंक्रीज हो। ओके, यस सर, सारा करंट एसेट्स मिल गया, तो फर्स्ट टू कॉलम जोड़ लेना टोटल, ठीक है ना। यस, जोड़ो, 80 एक 80, 260 और 30 290, प्रीवियस ईयर का टोटल कितना हो गया, 290, 80,000 एक 80, 260 और 25 प्लस 30, 260 और 30 290, है ना। यस नेक्स्ट, 1,00,000 एक 50, 250, 250 और 30, 280, 286, 294, 294। ओके, यस सर, बोलो ठीक है ना। यस नेक्स्ट, आगे बढ़ो, करंट लायबिलिटी। बट बताओ करंट लायबिलिटी में से क्या क्या छोड़ने के लिए बोले थे। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल है, उसको छोड़ देना, तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो उसको छोड़ के लिखते जाओ। क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, बिल्स पेबल है, तीन है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल, बाकी फर्नीचर तो है नहीं ना, तो क्रेडिटर्स। लास्ट ईयर क्वेश्चन में करंट 80,000 क्रेडिटर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन में करंट 80,000। अब चेंज में बोल रहा था, क्या चेंज बोला था क्रेडिटर्स में ना, 10,000 इंक्रीज हो गया। अब बोलो इंक्रीज, तो इंक्रीज कोला में ही लिखोगे 10,000। ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोला था, क्रेडिटर्स इंक्रीज नहीं बोले, वर्किंग कैपिटल। बट अल्टीमेटली लायबिलिटी तो उल्टा, इंक्रीज मतलब डिक्रीज हुआ ना, मतलब पहले 90 था। ये ध्यान दो एक बार, फिर गलत गड़बड़ यहीं पे होता है, स्टूडेंट लोग करते हैं। एसेट्स में तो सेम नेचर, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। यहाँ क्या बोला, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नॉट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिटर्स में बोला इंक्रीज हो गया इतना से 10,000 से, तो 10,000 से इंक्रीज, तो वर्किंग कैपिटल तो इंक्रीज कॉलम में लिखोगे ना, इंक्रीज कॉलम में लिख दो। बट लायबिलिटी में इंक्रीज इंडिकेट करता है डिक्रीज हुआ, जितना डिक्रीज हुई तो इंक्रीज कॉलम में लिखते, तो एक्चुअली डिक्रीज हो तो पहले ज्यादा था, 90 था, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। यस, तो ये आपको मिल गया। नेक्स्ट, और क्या था बोलो, और क्या था ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों ईयर का दिए थे तो पता चल ही जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 12,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस लास्ट ईयर था 10,000, कारण दे दिया 12,000, तो इसमें तो इंक्रीज हो गया 2,000, तो
इंक्रीज को यहाँ डिक्रीज कॉलम में लिखते ना, 2000 यहाँ डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है? बोलो। ये 90 से 80 डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज कॉलम में लिख दिया ना, 10,000 इंक्रीज बोला ही था। और इसका 10,000 से 12 इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन लिखेंगे कहाँ? डिक्रीज कॉलम में। सिंपल। और था बिल्स पेबल, और क्या था? बिल्स पेबल। क्वेश्चन मार्क लास्ट ईयर, करंट 15 डिक्रीज हो गया 5,000। ठीक है, बिल्स पेबल क्वेश्चन मार्क लास्ट ईयर। और करंट पे कितना दिए? 15,000 और 15,000, और डिक्रीज बोला 5,000, तो डिक्रीज कॉलम में ही लिखेंगे। पर डिक्रीज मतलब इंक्रीज हुआ ना, इसमें तो उल्टा होता है। तो पहले 10,000 था, बोलो 10 से 15 इंक्रीज 5, तो डिक्रीज कॉलम में आ गया। क्लियर है? यस। ये सारा लाइबिलिटी लिख लिए। अब फर्स्ट टू कॉलम टोटल कर लो। टोटल 90 10 1,10,000 कितना हो गया? हो गया 1,10,000। 80 90 1,07,000 107,000। अब कंप्लीट है। अब माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको? बोलो। वर्किंग कैपिटल, थर्ड वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज 1 माइनस 2। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 290 से 110 लेस करोगे तो हो जाएगा 180। कितना हो रहा है? 180। वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर। और 294 से 107 लेस करो, 187। कितना? 187 आया। एक बार आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना। और इधर फिर दोनों इंक्रीज और डिक्रीज को भी जोड़ लेंगे। इंक्रीज 20,000 14,000, तो 34,000 10 44,000 टोटल इंक्रीज आया। और एक बार डिक्रीज देख लो, 37,000 टोटल डिक्रीज आया। क्लियर? अब बताओ, 1,80,000 से हो गया 187, मतलब इंक्रीज हो गया ना। तो इंक्रीज कितना से? 7,000 से। कौन सा कॉलम में कम था? फर्स्ट, तो यहाँ 7,000 लिख दो। और फाइनल कॉलम में भी 7,000 लिख दो। इंक्रीज तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम, डिक्रीज तो सेकंड और थर्ड कॉलम। ये फोर्थ लिखो, इंक्रीज इन वर्किंग। इसमें आपसे फंड फ्लो नहीं पूछा गया, सिर्फ वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट पूछा था। वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर कितना था, करंट ईयर कितना, और चेंजेस इससे मिल जाएगा टोटल। ठीक है ना? यस। तो ये आ गया 187, ये भी 187, और ये 44। इधर भी देखो 37,744। यस। तो ये था वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस एंड करंट। वर्किंग कैपिटल कितना था? आंसर। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया था आपसे? ये पूछ रहा था, फाइंड द वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 2003 एंड 2004। तो ये आपसे वर्किंग कैपिटल पूछा था। तो आपका जो आंसर है ना, वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर 1,80,000, करंट ईयर 1,87,000, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 7,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 मार्क्स इस तरह क्वेश्चन देता है कभी कभी। ठीक है ना? यस। तो हम लोग एक पार्ट तो मोटा मोटी सीख लिए, वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे करोगे। और फंड फ्लो के लिए 8 नोट बताए। वो नोट जब कंप्लीट कर लेंगे, आपका एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। हमको पता है आप लोग बोर फील करते हो कि सर फटाफट क्या क्या सब करते जा रहे हैं, इतना कुछ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। हाँ बाबू, थोड़ा सा मेहनत करना है। ये अब क्लास 11 नहीं है, 12 नहीं है, फर्स्ट सेम नहीं है, बस बेसिक्स में थे। अब जब से अब थर्ड ईयर में पहुंच गए, मतलब फिफ्थ सेम में, उसके बाद आप लोग का और लेवल आते गया। सीयू का लेवल कम नहीं है बाबू। प्रोफेशनल का स्टूडेंट्स भी यहाँ फेल हो जाता है, सप्ली मिल जाता है। वो सीए इंटर क्लियर कर लेते हैं, फाइनल पढ़ रहे फिर भी वो सप्ली मिल जाता है उसको। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। तो इसीलिए थोड़ा सा सीयू का पैटर्न पढ़ो। अब प्रोफेशनल में बहुत अच्छा नॉलेज किए, लेकिन सीयू ऐसा है, ये सुधरेगा नहीं, ये अपना ये लेके चलते हैं। ठीक है ना? इनका कुछ और हो रहा है। खैर, तो एक एक कैलकुलेशन आपको आइडिया होना चाहिए, उन लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट करते वो सब होना चाहिए। बेटर रहेगा आपके लिए मार्क्स स्कोर करना। और थोड़ा पेशेंस लेके पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। ठीक है ना? बोलो ना, एक लिमिटेड टाइम रूटीन कर लो, पढ़ते जाओ, उस टाइम हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है? आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर आपको 6 सेमेस्टर
मतलब कुछ ना कुछ रिवार्ड्स देके जाएगा। ठीक है, यस। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट जो फंड फ्लो करेंगे उसमें सारा नोट्स करेंगे, इसके बाद अपना स्टडी मेट से प्रैक्टिकल लेंगे। ठीक है, यहीं पे आज खत्म करते हैं।